नमस्कार दोस्तों, यूनी एग्जाम आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला में 2021 में पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पहला सवाल है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन बी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी द राइट टू फ्रीडम एंड ऑप्शन डी द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। तो ये सवाल डायरेक्टली पूछा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ रोकने के लिए एक डायरेक्शन देता है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे हम ये भी इसको अगर हम दूसरी तरह से देखें इस सवाल को, तो इसमें राइट टू इक्वालिटी और फ्रीडम तो हो ही नहीं सकता, इनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ स्टॉप करने से। अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, तो ये एक रिजल्टेंट, ये इसका रिजल्ट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगी तो देन देर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर विच इज प्रमोटेड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ स्टॉप करा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन द्वारा, जो अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर को इंक्रीज करने में गवर्नमेंट की मदद करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। सो क्लियरली दिस इज ऑल्सो नॉट द ऑप्शन। तो इस तरह से हम पहुंचे करेक्ट ऑप्शन बी। तो यहाँ हम देख भी सकते हैं आर्टिकल 39, डायरेक्टली आर्टिकल 39 में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ रोकने की बात करी गई है। नेक्स्ट आते हैं हम, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? ए लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, लीगल राइट इज करेक्ट बट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली इज रॉन्ग। यहाँ पे हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं, जो ये राइट टू प्रॉपर्टी है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट आफ्टर 44th अमेंडमेंट it has ceased to be a fundamental right and it became a legal right under article 300A। तो 300A ये बोलता है कि इट इज ए लीगल राइट एंड इट इज अवेलेबल टू ऑल द पर्संस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि देर आर ओनली ए लिमिटेड number of rights which are given to only citizen of India. Rest all rights are available to all the persons who are within the territory of India. तो कौन कौन से केवल सिटीजन्स को दिए गए हैं ये राइट्स हैं? राइट्स अंडर आर्टिकल 15 एंड 16, ये राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है। अंडर 19 ये फ्रीडम है एंड 29 एंड 30 ये स्पेशल राइट फॉर माइनॉरिटीज हैं टू प्रिजर्व देयर कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। सो दिस ऑप्शन देन बिकम्स रॉन्ग। अगला ऑप्शन है लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, तो लीगल राइट इज करेक्ट, अवेलेबल टू एनी पर्सन इज करेक्ट, सो देन दिस ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। पर दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। दूसरे ऑप्शंस क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, तो ये क्लियरली रॉन्ग है, हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। नीदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल राइट, दिस अगेन इज रॉन्ग। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल दोस्तों है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? पहला ऑप्शन है अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दूसरा ऑप्शन है अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, थर्ड ऑप्शन है अ सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड फोर्थ ऑप्शन इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आज की डेट में, टुडे, दिस इज द वर्डिंग विच इज यूज्ड। आज की डेट में ये वर्डिंग यूज्ड है जिसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये जो दो वर्ड्स हैं ये 42nd अमेंडमेंट में जोड़े गए हैं। 42nd अमेंडमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें ये ध्यान रखिए कि ये दो वर्ड्स बाद में जुड़े हैं 1977 में। उससे पहले अगर ये दो वर्ड्स हटा दी जाए तो क्या बनता है? अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो करेक्ट आंसर बिकम्स दिस वन।
नेक्स्ट सवाल पे हम आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। फर्स्ट ऑप्शन है अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में पूछ रहा है और फेडरल स्ट्रक्चर, तो फेडरल स्ट्रक्चर कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के लिए, तो दिस बिकम्स अ रॉन्ग ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन कहता है अ गवर्नमेंट हुज हेड इंजॉयज नॉमिनल पावर्स। थर्ड ऑप्शन कहता है गवर्नमेंट हुज हेड इंजॉयज रियल पावर्स। तो अगेन अगर हम देखें यूके एंड यूएस को, तो यहां पे हेड ऑफ गवर्नमेंट के पास है नॉमिनल पावर्स बट स्टिल इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। यूएस head of government has real powers but still it is a constitutional government. So whether a head of government has real or nominal powers, इससे कोई लेना देना नहीं है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के लिए। एंड लास्ट ऑप्शन इज अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके हिसाब से आप अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे। सो इट इज ए सिस्टम वेयर देयर इज ए रूल ऑफ लॉ, वेयर जहाँ पे डिस्क्रिशन बहुत कम होगा, अपनी मन मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही गवर्नमेंट चलेगी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, वो कहता है विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इज in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in a police station and not in jail. तो जुडिशियल कस्टडी, अब दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि कितनी तरह की कस्टडी होती है इंडिया में। तो जब भी कोई पर्सन अरेस्ट होता है, ये तो हम सब जानते हैं अंडर आर्टिकल 22, दैट पर्सन इज सपोज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। अब मैजिस्ट्रेट के आगे जब वो प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसके बाद सेक्शन 167 सीआरपीसी का होता है, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, ये एक स्टैट्यूट होता है जिसके अंडर जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्रिमिनल ट्रायल्स होती हैं, वो सब इसके द्वारा गवर्न होती है। आपने सुना भी होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी। तो एक बार जब मजिस्ट्रेट के आगे अक्यूज प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद वो दो तरह की कस्टडीज में भेजा जा सकता है। एक होती है पुलिस कस्टडी और एक होती है जुडिशियल कस्टडी। तो जब कंट्रोल ओवर द बॉडी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन इज विद पुलिस, सो दैट काइंड ऑफ कस्टडी बिकम्स ए पुलिस कस्टडी। तो जब पुलिस के पास उसको भेज दिया जाएगा, पुलिस की हिरासत में उसको भेज दिया जाएगा, तो वो पुलिस कस्टडी है। और जब वो जेल अथॉरिटीज के पास भेजा जाए, पुलिस को नहीं दिया जाएगा, तो उसको जेल अथॉरिटीज के पास भेजा जाएगा। जेल एक सेपरेट अथॉरिटी होती है, हम सभी ने मूवीज में देखा भी है, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेंट्रल जेल। इस तरह के कुछ बिल्डिंग्स होती है जिसमें अक्सर कैरेक्टर्स मूवी में से बाहर निकलते हैं, तो वो सब होता है, वो दैट इज अ जेल, दैट इज इन जुडिशियल कस्टडी। और जो पुलिस कस्टडी में होता है, उसमें पुलिस थाने के अंदर लॉकअप में उसको रखा जाता है, पुलिस के पास आदमी का कंट्रोल होता है, अरेस्टेड पर्सन का कंट्रोल होता है। सो तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर इसमें जुडिशियल कस्टडी में देन ही इज लॉक्ड अप इन अ पुलिस स्टेशन एंड नॉट इन जेल, सो दिस इज रॉन्ग। फिर अगला ऑप्शन है ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। जुडिशियल कस्टडी में पुलिस ऑफिसर विदाउट द परमिशन ऑफ द विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट इंटेरोगेट नहीं कर सकता। एकदम सही बात है। So the correct answer becomes B only. अगला सवाल है दोस्तों, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज when a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right. तो अगेन पैरोल से हम इन वेरियस न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरीज एक्सेट्रा
movies, we come across this concept of parole. पैरोल क्या होता है कि एक कैदी जो जेल में होता है उसको थोड़े टाइम के लिए बाहर आने देते हैं. ये अगेन स्टेट का डिस्क्रिशन होता है. अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस है उसकी फैमिली में, somebody is ill और some other urgent circumstance of such nature, तो उसको पैरोल दे दी जाती है सब्जेक्ट टू हिज गुड बिहेवियर. अगेन ये सब स्टेट का विशेषाधिकार होता है, राज्य का विशेषाधिकार है. इसमें कोई प्रिजनर ये नहीं कह सकता कि इट इज अ मैटर ऑफ माई राइट. सो देयरफॉर दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. अगेन इसका सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं, कहता है स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स. तो अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शेड्यूल 7 और शेड्यूल 7 की लिस्ट 2 जो कि स्टेट लिस्ट के नाम से जानी जाती है. तो स्टेट लिस्ट में प्रिजनर्स एंड प्रिजन्स ये एक सब्जेक्ट होता है आइटम नंबर 4 में. तो इसके तहत ये रूल्स बनाए जाते हैं. तो दिस ऑप्शन बिकम्स करेक्ट. Which of the statements given above are correct? We can see on B only. 2 only. B is the correct answer. Next सवाल है, at the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of Forest Rights Act 2006. ये जो एक्ट है ये कई बार पूछा जाता है. इस एक्ट के बारे में सवाल आता है कई बार. ये एक्ट न्यूज़ में भी रहता है. ये बेसिकली एक एक्ट है जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो लोग हैं उनको राइट्स देता है फॉरेस्ट लैंड पे. दे हैव अ राइट टू यूज फॉरेस्ट प्रोड्यूस, दे हैव अ राइट टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस, टिम्बर, हनी, वैक्स एटसेट्रा. इस तरह का जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उसे वो यूज़ कर सकते हैं, वो लैंड पे रह सकते हैं. तो ये इस तरह के राइट्स ये जो एक्ट है ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स को देता है. तो स्वाभाविक सी बात है इस तरह के एक्ट का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये आदमियों को इफेक्ट करता है, पर्सन्स को इफेक्ट करता है. अगेन पंचायती राज का तो कोई लेना ही देना नहीं है. रूरल डेवलपमेंट अगेन नॉट रेलेवेंट. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. तो इसका करेक्ट आंसर ये है. नेक्स्ट सवाल है, अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एन अनगाइडेड and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles of constitution. तो ये जो अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड पावर है इसको आर्बिट्रेरीनेस कहा जाता है. आर्बिट्रेरीनेस मतलब इट इज समथिंग विच इज ऑपोजिट ऑफ रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ में क्या है, वेर यू ट्रीट इक्वल पीपल हु आर इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस इक्वली. बट आर्बिट्रेरीनेस इज समथिंग विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दिस. आपकी जैसे मर्जी आएगी आप किसी से भी उसको ट्रीट कर सकते हैं. तो ये अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर हो जाएगी. कॉन्स्टिट्यूशन हमको इसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि ये किस चीज का वायलेशन हो जाएगा, राइट टू इक्वालिटी का. और राइट टू इक्वालिटी किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 14. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. दिस इज अ पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. तो यहाँ पे इसका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, इसलिए दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. दिस इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. दिस ऑल्सो डायरेक्टली इज नॉट इन्वॉल्व हियर. अगेन दिस is a part of directive principles of state policy, uniform civil code. This again will not be relevant. So correct answer becomes A. Next सवाल है दोस्तों, which one of the following in Indian polity is essential feature? Is an essential feature
that indicates that it is federal in character. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्योंकि फेडरलिज्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, अक्सर इस पे कोई ना कोई सवाल आता है, तो हम देखते हैं फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म है कि देयर शुड बी 2 और मोर और ग्रेटर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 या उससे ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए। जैसे इंडिया में ऊपर सेंटर होता है या यूनियन, जो प्रॉपर इसका टर्म है यूनियन है, और इसके नीचे होती हैं स्टेट्स। तो ये 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो गई। सेकेंडली उनके बीच में डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए। सर्टन सब्जेक्ट्स आर गवर्न्ड बाय यूनियन, सर्टन सब्जेक्ट्स आर गवर्न्ड बाय स्टेट्स। जैसे डिफेंस या फॉरेन अफेयर्स है, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये सेंटर डील करता है। लाइकवाइज पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ये स्टेट डील करता है। और इनको डिवाइड कौन से डॉक्यूमेंट के द्वारा किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो देयर हैज टू बी 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, उनके बीच में देयर हैज टू बी अ डिवीजन ऑफ पावर। एंड सेकेंडली, अब जब भी डिवीजन ऑफ पावर होगी, सो देन देयर विल बी सम काइंड ऑफ डिस्प्यूट। सो इन ऑर्डर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इसके हमने मूल इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं, जो होता है फेडरल गवर्नमेंट में क्या क्या उसके मूल इंग्रेडिएंट होते हैं। तो अब हम ऑप्शंस पे आते हैं, देखते हैं। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड। ओके, दिस अपीयर्स टू बी करेक्ट। द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। ये कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे यूनाइटेड किंगडम्स है तो उसमें there are elected representatives from constituent units, but it is not a federal country, it is a unitary country, so this is not relevant. The union cabinet can have elected representatives from regional parties. Again, this is not relevant here. And D is fundamental rights are enforceable by courts of law. फंडामेंटल राइट्स बीइंग एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ का फेडरलिज्म से कोई लेना देना नहीं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स बेसिकली फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये स्टेट और सिटीजन के बीच का रिलेशनशिप का अंग है। स्टेट एंड सिटीजन। स्टेट एंड सिटीजन के बीच का जो रिलेशनशिप है उसका अंग है फंडामेंटल राइट्स। तो फेडरलिज्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। सो अगेन वी कैन सी क्लियरली answer is A. Coming to the next question. Which one of the following defines the term state? Best defines the term state. तो पहला हम ऑप्शन देखते हैं, ये कहता है कम्युनिटी ऑफ पर्संस। ओके, community of persons permanently occupying a definite territory, okay, independent of external control, okay, possessing an organized government, okay, all 4 elements are correct, इसमें कोई हम गलती नहीं ढूंढ सकते। नेक्स्ट है politically organized people of a definite territory and possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of sustenance। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं देवर प्रेजेंट एट कोई भी कॉलोनी देखिए वेस्टर्न कंट्रीज की, ऑस्ट्रेलिया पुराने जमाने में, या 13 कॉलोनीज विच लेटर बिकेम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो दे सेटिस्फाई ऑल दीज कंडीशंस बट दे आर नॉट स्टेट, so this is wrong. Number of persons who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition and government. Again, आप देखिए अखबारों में हम अक्सर
कई ग्रुप्स ऑफ पीपल के बारे में पढ़ते रहते हैं, जिनमें से एक है कर्ड्स, KURDS, कर्ड्स. So they satisfy these elements, but they are not a state. Likewise, if we see Jews before creation of Israel, so they also satisfied these uh, elements, but they were not a state. Again ये कहता है for a very long time. तो after 1947 हम देखें जब इसराइल क्रिएट हुआ, तो उस टाइम पे भी they were not there for a very long time, but still it is a state. So again this is a wrong option. Next we come to option D, which is a society permanently living in a definite territory with a central authority, an executive responsible to central authority, and an independent judiciary. तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना कोई जरूरी नहीं है स्टेट में, बिकॉज वी सी देर आर मैनी डिक्टेटरशिप्स, दे आर परफेक्टली वैलिड and legal and recognized as states, but they don't have any independent judiciary. So the correct answer then becomes A. And the next question is, with reference to Indian judiciary, consider the following statements. A retired judge of Supreme Court of India can be called back to sit by the Chief Justice of India with prior permission of President of India. This is absolutely correct under Article 128 of the Constitution. Next option कहता है, a high court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. This is also correct. हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसके पास इनहेरेंट पावर्स हैं, सो जो रिव्यू बीइंग वन ऑफ देम, सो डेफिनेटली दिस ऑप्शन इज करेक्ट. और अक्सर हम न्यूज़पेपर में भी देखते रहते हैं कि सच एंड सच मैटर इज अंडर रिव्यू ऑफ हाई कोर्ट, और आफ्टर द मैटर वाज डिसाइडेड सच एंड सच पार्टी हैज गॉन फॉर रिव्यू इन दिस मैटर. सो दिस इज करेक्ट. A and B both are correct, so answer becomes C. Next है, with reference to India, consider the following statements. There is only one citizenship and one domicile. Okay, this appears to be correct because all of us है, हमारे पास सभी हम लोगों के पास एक सिटीजनशिप है इंडिया की, और कोई ना कोई हमारे पास एक डोमिसाइल होता है, किसी हम एक ही स्टेट के मूल निवासी हो सकते हैं. सो दिस इज करेक्ट. सेकंड है, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम हेड ऑफ स्टेट. दिस इज रॉन्ग. आर्टिकल 58 है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कंडीशंस बताता है प्रेसिडेंट बनने की, तो उसमें है सिटीजन ऑफ इंडिया. सिटीजन बाय बर्थ का कोई उसमें उल्लेख नहीं है. सो दिस इज रॉन्ग. दिस मे बी ट्रू फॉर अदर कंट्रीज, और कई बार अखबारों में ऐसा आता भी रहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में सच एंड सच प्रोविजन है कि बाय बर्थ होना चाहिए, बट इन इंडिया देयर इज नो सच प्रोविजन. नेक्स्ट है, अ फॉरेनर ग्रांटेड citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. Again ये blanket statement है which is wrong, because if you, ये तो एक बहुत ही कॉमन नॉलेज है कि अगर कोई भी सिटीजन किसी और कंट्री का सिटीजन बन जाता है, कोई भी इंडियन सिटीजन यदि किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है, so then he has to be deprived of his citizenship. अगेन आप अगर कोई फॉरेनर है और वो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिली है, एंड इफ ही लाइज या कोई फ्रॉड प्ले करता है वो, या वो कोई एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ सर्टन फैक्ट्स, मटेरियल फैक्ट्स करता है, तो अगेन इफ ही प्लेज सच अ फ्रॉड, अगर वो इस फ्रॉड के द्वारा सिटीजनशिप लेता है, तो इंडियन गवर्नमेंट हमेशा उसको मना कर सकती है. सो अगेन दिस काइंड, इस तरह का ब्लैंकेट स्टेटमेंट तो सही हो ही नहीं सकता. तो आंसर इज ओनली वन, ए. नेक्स्ट सवाल है, which of the following factors constitutes the best safeguard of liberty?
बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। तो कमिटेड जुडिशरी, तो ये तो एकदम ऑपोजिट चीज है, क्योंकि जुडिशरी फ्री एंड इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तभी लिबरल डेमोक्रेसी आप रख सकते हो। सेकेंड, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, दिस अगेन इज एंटीथीसिस, ये भी एकदम ऑपोजिट चीज है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा तो वो लिबरल डेमोक्रेसी वहां नहीं हो सकती, वहां फिर दमन होगा। नेक्स्ट है इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो अगेन इलेक्टेड, अब इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर होने चाहिए, क्योंकि हम जो अथॉरिटेरियन कंट्रीज हैं वहां पे भी देयर इज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो भी चुनाव कराते हैं, पर वो फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं होते, तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता जो वहां की पार्लियामेंट चुनी जाती है। सो दिस अगेन इज नॉट करेक्ट। करेक्ट आंसर इज सेपरेशन ऑफ पावर। तो जब भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये तीन अलग अलग ऑर्गन्स होंगे, इनके पास अलग अलग पावर्स डिमार्केटेड होंगी, तो ये एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। तो चेक एंड बैलेंस ही सारा का सारा एसेंस है लिबरल डेमोक्रेसी का। So then correct answer then becomes separation of powers. नेक्स्ट हम सवाल पे आते हैं, वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल? फर्स्ट ऑप्शन इज एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन, British Parliament is supreme or sovereign, but in India the power of Parliament to legislate is limited. This is correct. In Britain, Parliament is supreme, but in India by Constitution Parliament की जो पावर है, संसद की जो पावर है, उसको लिमिट कर दिया गया है। सब्जेक्ट्स दे रखे हैं बाद में 7th शेड्यूल में, 7वीं अनुसूची में, केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर इंडियन पावर पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है। सो देन ये ऑप्शन सही हो गया, लिमिटेड है पावर। सेकेंड इज इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। दिस अपीयर्स टू बी रॉन्ग, क्योंकि अक्सर हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फला फला मैटर शुड बी मार्क टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ऐसी अखबारों में न्यूज आती रहती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, देयर इज अ 5 जज बेंच which is created by Supreme Court of India, which is constituted by Supreme Court of India in very urgent and very important matters, जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन जहाँ पे इन्वॉल्व होती है और बहुत पब्लिक इंपॉर्टेंस के इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, वहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजा जाता है। तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा और उससे संबंधित कोई मैटर होगा तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजना पड़ेगा और ये अनिवार्यता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। नेक्स्ट हम सवाल पे आते हैं 15, वो कहता है एन गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी। इसको शुरू से एक बार और पढ़ लेते हैं। विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एन गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it. तो अक्सर हम एथिक्स के पार्ट में भी हम ये पढ़ते हैं, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिटी। क्या क्या वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन इंडिया में अभी तक आई हैं, उनकी क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे लिए बनता है। तो ये जो बात यहाँ करी गई है कि ये एक डेडिकेटेड मिनिस्टर और डेडिकेटेड सेक्रेटरी होने चाहिए विच डील विद द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो ये बात कही थी जो फर्स्ट एआरसी थी उसने, ये एआरसी 1966 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और इसमें ये रिकमेंडेशन आई थी। सो दिस इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन बिकम्स रॉन्ग एंड सेकंड ऑप्शन है in 1970 the Department of Personnel was constituted
on the recommendation of Administrative Reforms Committee, and this was placed under the Prime Minister's charge. This appears to be correct. So answer is only 2, option B. नेक्स्ट हम आते हैं राइट टू प्राइवेसी. अगेन ये करंट अफेयर्स में रहा है ये सब्जेक्ट काफी, ये वाला टॉपिक. राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो आर्टिकल 15 है पार्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी. आर्टिकल 19 है राइट टू फ्रीडम. आर्टिकल 20 है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. आर्टिकल 29 है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी. तो यहाँ पे आर्टिकल 21 के अंदर जो लाइफ एंड लिबर्टी है, एक बहुत ही ब्रॉड राइट दिया गया है. इसको बहुत ही ब्रॉड टर्म्स में कोर्ट्स ने इंटरप्रेट करा है, और इस राइट के अंदर राइट टू प्राइवेसी को रीड किया गया है. ये केस था एक KS पट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. उस केस में ये रिसेंटली डिसाइड हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th. ये कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. In India, there is no law restricting the candidates from contesting in one Lok Sabha election from 3 constituencies. तो ये अगेन हम जब अखबार चुनावों के आसपास अखबार आते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि कई कैंडिडेट्स दे कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, पर कहीं पे भी हम ये नहीं पढ़ते कि उन्होंने 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी ने चुनाव लड़ा. सो दिस अपीयर्स टू बी रॉन्ग. Next is in 1991 Lok Sabha election, Shri Devilal contested from 3 Lok Sabha constituencies. This is very difficult. ये बड़ी factual information है, difficult है, इस पे हम विचार करेंगे. अभी के लिए आगे बढ़ते हैं. थर्ड कहता है as per the existing rules, if a candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies, his or her party should bear the cost of by-elections to the constituencies vacated by him or her in the event of him or her winning in all the constituencies. तो ये क्लियरली रॉन्ग है, क्योंकि हम कभी भी अखबारों में या कहीं पे भी हमने ये नहीं पढ़ा है कि किसी कैंडिडेट या उसकी पार्टी से कॉस्ट ऑफ बाय इलेक्शन ली जाती हो. और अगेन इसमें जो खर्चे होंगे दे आर वेरी अनसर्टेन टाइप के खर्चे होंगे. उसे किसी भी निश्चितता से इस तरह के खर्चे पता लगा पाना मुश्किल है. तो अगेन उससे भी ये लगता है दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. तो अब हम इस जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या होना चाहिए. हमारे हिसाब से 1 और 3 तो ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकते, तो हम सारे हटा देते हैं जहाँ 1 और 3 हो. तो जब हम सब हटा देते हैं तो हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचता है 2 ओनली. तो दिस मस्ट बी द आंसर. एंड विद दिस वी कम टू क्लोज ऑफ टुडेज सेशन. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस, आवर चैनल. थैंक यू.